तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स के बाद आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है वेज। वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे हम लोग। वेज क्या होता है उसको हम लोग देख लें पहले। वेज ये है एक इंक्लाइंड सरफेस। क्या है? एक इंक्लाइंड सरफेस। मान लेते हैं कि एक सरफेस है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और उस पे अगर एक ब्लॉक को रख दें तो ऑब्वियसली वो मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन करेगा। ठीक, मान लेते हैं कि वेज फिक्स है। अभी वेज को मोशन में नहीं ला रहे हैं, वेज एकदम फिक्स है और इस पे इस ब्लॉक को मूव करा रहे हैं। तो ये जो एनालिसिस हम लोग करते हैं यही वेज प्रॉब्लम्स कहलाता है। तो वेज प्रॉब्लम्स में हम लोग बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे। वेज प्रॉब्लम्स में पहले देखते हैं बेसिक एनालिसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम लोग ये सरफेस को स्मूथ मान लें। क्या मान लें? स्मूथ मान लें। तो अब इसका कितना डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा, तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है वो देखते हैं। तो क्या करते हैं, इस ब्लॉक का अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे mg लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा? ये mg लगा रहा होगा, ग्रेविटी। और दूसरा एक और फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कौन सा होगा? वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो ये सरफेस लगा रहा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और पुशिंग। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग गया, दो ही फोर्स है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन फोर्सेस को हम लोग ब्रेक कैसे करें। तो क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो सबसे अच्छा ये होता है, सबसे आसान ये होता है कि हम लोग फोर्सेस को एक्सीलरेशन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करें। हम लोग फोर्स को किस तरह से ब्रेक करें? अलोंग द एक्सीलरेशन वाले लाइन के तरफ और उसके परपेंडिकुलर लाइन के तरफ ब्रेक करें। ठीक है, मतलब इस तरह से एक्सिस सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा एक एक्सिस और ये हो गया दूसरा एक्सिस। ये दो एक्सिस हो गए। अब आप देखें कि आर जो है वो तो एक्सिस के लॉन्ग ही हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसे एक्स एक्सिस कह लें, इसे वाई एक्सिस कह लें, जैसा मन हो वो कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी एक्सिस का नाम देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि वी आर रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग दीज टू एक्सिस। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। अच्छा, मान नहीं लेते हैं, थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग मान नहीं सकते हैं। हम लोग को ये दिखाना होगा कि वो एंगल थीटा है। तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो यही तो एंगल थीटा है ना। तो ये अगर थीटा है तो आपको ये दिख जाएगा कि ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा और फिर ये थीटा हो जाएगा। ठीक, ये थीटा हो गया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक्सिस रेफरेंस के लिए दिखा रहे थे। एक्सेलरेशन इधर है, बस ये वाला चीज़ दिखा लेते हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट नहीं बना रहे हैं, उससे अलग रख रहे हैं। ठीक, अब किस फोर्स को ब्रेक करने की जरूरत है? केवल mg को ब्रेक करने की जरूरत है। क्यों? r ऑलरेडी एक्सिस के लॉन्ग है। तो केवल अगर mg को ब्रेक करेंगे तो mg का इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा mg cos थीटा और mg का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा। ठीक, अब इतना काम हो गया और कोई फोर्स नहीं है। ध्यान रखना है कि ये mg खत्म हो गया क्योंकि हमने mg को ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास तीन फोर्सेस है, r है, mg cos थीटा है और mg sin थीटा है। mg अब नहीं बचा, mg ब्रेक हो चुका है। अब ये सोचा जाए कि एक्सेलरेशन किधर है। एक्सेलरेशन है इधर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है वहां पे हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे? जिधर एक्सेलरेशन नहीं है उधर जो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो ये हो जाएगा जीरो। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है उधर यूज करेंगे एफ नेट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो क्योंकि इस एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है तो इधर का नेट फोर्स क्या कर लेंगे? जीरो कर लेंगे। तो एफ नेट इक्वल टू जीरो करेंगे। अब इसके लिए ना, अगर एफ नेट इक्वल टू जीरो करना हो तो कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो और नेट फोर्स लिख लो। तो r माइनस mg cos थीटा इक्वल टू जीरो।
तो r इक्वल टू कितना आ गया, mg cos थीटा। क्लियर है, बहुत आसान। अब अगर उल्टा भी मानते, मान लेते इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते, उधर के डायरेक्शन को नेगेटिव मानते, तब भी mg cos थीटा माइनस r इक्वल टू 0 आ जाता। इसीलिए जब कहता हूं कि अगर एक्सिलरेशन नहीं है, जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन नहीं है उस डायरेक्शन में कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, एफ नेट इक्वल टू 0। और एफ नेट इक्वल टू 0 यूज करते समय कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो और नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर लो, आर निकल के आ गया। अब दूसरा डायरेक्शन जिधर एक्सिलरेशन है, अब दूसरा एक्सिस जिधर एक्सिलरेशन है उधर क्या करना है, उधर हम लोग एक्सिलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, एक्सिलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। तो अभी क्योंकि एक्सिलरेशन के डायरेक्शन में ही खाली फोर्स है, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे जब बहुत सारे फोर्सेस और भी आएंगे तो उस समय ये काम का चीज होगा। तो पहला तो मैंने बताया कि एक्सिलरेशन जब जिस डायरेक्शन में नहीं हो, जिस एक्सिस में नहीं हो अगर एक्सिलरेशन, तो कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो और एफ नेट इक्वल टू 0 यूज कर लो। लेकिन जिस एक्सिस के लॉन्ग एक्सिलरेशन है उस एक्सिस में एक्सिलरेशन का जो डायरेक्शन है उधर ले लो पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाले को ले लो नेगेटिव और यूज कर लो कौन सा इक्वेशन, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन। एफ नेट क्या है, एफ नेट रहेगा mg sin थीटा, और कोई फोर्स ही नहीं है तो mg sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन। m से m कट गया तो a का वैल्यू क्या आ गया, g sin थीटा। a का वैल्यू क्या आ गया, g sin थीटा। तो ये था वेज प्रॉब्लम का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। अब ये एक्सिलरेशन g sin थीटा है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, एक दो क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा हो, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ब्लॉक को पुश कर दें, तो ऊपर जा रहा हो तब भी यही एक्सेलरेशन होगा और जब नीचे आ रहा हो तब भी यही एक्सेलरेशन होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। काइनेमेटिक्स और इसको जोड़कर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को यहीं पे कर लें, क्योंकि काइनेमेटिक्स में तो मौका मिलता नहीं है, उस समय तो ये पता ही नहीं होता कि एक्सेलरेशन इसका g sin थीटा है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको ख़त्म कर लेंगे, है ना। ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए चलिए तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है और ये लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। ये लेंथ 10 मीटर है। एक ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ा जाए, ये ब्लॉक मान लीजिए 2 kg का है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड टाइम in which block reaches to the ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगता है 2 kg ब्लॉक को, वो निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट खुद से कर सकते हैं। 2 kg ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा, यानी एक्सेलरेशन g sin 30 कितना होगा, sin 30 होगा 1/2। सो आंसर इज g/2। एक्सेलरेशन कितना है, g/2। एक बार एक्सेलरेशन जब निकल गया, हम लोग टाइम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहां से यहां जब पहुंचेगा, ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसका। इसी लाइन के लॉन्ग एक्सेलरेशन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही यूज करेंगे।
क्योंकि इनिशियल 0 है, क्योंकि यहां पे क्या किया गया था, रिलीज कर दिया गया था, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। एस दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, 10/2 यानी 5, तो एक्सेलरेशन 5 इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या आ गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 20/5 यानी टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आंसर आ गया, बहुत आसान है ना। तो ये काइनेमेटिक्स से रिलेट करके इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसी तरह से जब, अच्छा ध्यान रखना है कि ये सारे सिचुएशंस में वेज जो है वो फिक्स, वेज मूव नहीं कर रहा है अभी, जब तक मैं कहूं नहीं, वेज जब भी दूंगा वेज फिक्स रहेगा। चलिए, तो ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, और इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं दिया हुआ है, ये एंगल अभी भी 30 डिग्री है, ठीक। सपोज वी गिव इट अ वेलोसिटी विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉटम पे नीचे बॉल है। हम लोग जानते हैं कि इसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपको मास नहीं दूंगा। 20 मीटर पर सेकेंड से इस बॉल को अगर फेंकते हैं तो फाइंड द हाइट क्लाइम्ड, find the height climbed by the block, मतलब ब्लॉक कितना हाइट क्लाइंब करता है वो हम लोग को बताना है। अगेन काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, 30 डिग्री जानबूझ के ले रहे हैं कि आपका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आए वो आसान आए। अब जब ये ऊपर क्लाइंब कर रहा होगा, अगेन आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर मैच करा सकते हैं। तो फाइंड द हाइट क्लाइम्ड बाय द ब्लॉक, हाइट हमको निकालना है, ये निकालना है कि कितना हाइट पे जाएगा। मान लीजिए यहां पे जाते जाते रुक जाएगा, है ना, रुकेगा। क्यों रुकेगा भाई, इसलिए रुकेगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, तो उसका वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है। कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे पता सर, तो क्योंकि अभी निकाले थे एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, और साइन वही एंगल दिया हुआ है यहाँ भी, साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी भी 1/2 होगा, तो ए का वैल्यू g/2 ही रहेगा, और g को ले रहे हैं 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है, तो कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी 0 होगा ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो कितने टाइम पे होगा या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद होगा, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशन यूज कर लीजिए, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो ये s निकल जाएगा। v क्या है, 0 इक्वल टू u² कितना हो जाएगा 400, क्योंकि u 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू 5। माइनस क्यों यूज किए, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं। 2 इंटू 5 इंटू एस, तो एस कितना हो जाएगा बताइए, एस हो जाएगा 400/10 यानी 40 मीटर। अब इसीलिए लेंथ नहीं दिया हुआ था कि वो 50 मीटर है, 100 मीटर कुछ भी हो, लेकिन ये 40 मीटर लेंथ चलने के बाद वो रुक जाएगा, इंस्टेंटेनियसली रुकेगा, फिर वापस आएगा। बट हम लोगों को जहां तक हाइट क्लाइंब किया है वो उसी से मतलब है, उसके बाद क्या करेगा उससे कोई मतलब नहीं। तो ये तो निकल गया, ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना था, ये h कैसे निकलेगा। तो क्या h और s में रिलेशन जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। h और s में जो रिलेशन होगा वो निकालने के लिए देखिए, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये तो h/s क्या साइन 30 के बराबर होगा, साइन 30 के बराबर होगा, और साइन 30 1/2 होता है, तो h इक्वल्स टू s/2 आ जाएगा, और ये 20 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपने इस दोनों तरह के क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करके देखते हैं। वेज पे इक्विलिब्रियम वाले प्रश्न कर सकते हैं।
वेज पे इक्विलिब्रियम वाले कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये वेज थीटा डिग्री है एंगल, यहां से रस्सी बांध के एक ब्लॉक को लटकाया हुआ है, बोले कि बताओ फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास m दे रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा वो बताना है। तो कुछ खास नहीं करना है हम लोग को, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है एक बार। ये मास m, नीचे mg, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन R और ये हो गया टेंशन T। ठीक, अच्छा जब बॉडी एक्सिलरेटेड था तब तो मैंने आपको नियम बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को, हम लोग कोशिश करेंगे कि वी विल ब्रेक द फोर्सेस और रिजॉल्व द फोर्सेस इन द डायरेक्शन अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, यस और नो। बट अगर बॉडी रेस्ट में हो, जैसा यहां पे है इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या नियम करेंगे कि आसान हो क्वेश्चन? तो हम लोग ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक, और वेज के अलोंग भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेज के अलोंग और वेज के परपेंडिकुलर इस ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इसमें कोशिश ये करना है कि हम लोग इस तरह से एक्सिस सेलेक्ट करें कि कम से कम फोर्सेस को हमको ब्रेक करना पड़े। रिजॉल्व करने के लिए कंपोनेंट निकालना पड़ता है, फोर्स का नंबर बढ़ जाता है, एनालिसिस मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एक्सिस सेलेक्ट करेंगे ये इस तरह का एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, ठीक, सो दैट आवर टू फोर्सेस, वन along R and other along T, मतलब R और T दोनों क्या हो जाए, एक्सिस के along लाई कर जाए, और केवल हम लोगों को mg को ब्रेक करना पड़े ताकि हमारा काम आसान हो। तो चलिए, ये एंगल अगर थीटा है तो इधर फोर्स हो गया, इधर कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, आपको याद होगा ये एंगल थीटा आया था, पिछली बार भी बताया मैंने, और इधर mg sin थीटा। और क्योंकि पूरा इक्विलिब्रियम है तो दोनों ही डायरेक्शन में ये फोर्स खत्म हो गया, तो दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग एफ नेट इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, ये तो सिलेक्ट हो गया ना एक्सिस। चलिए, तो अब दोनों ही डायरेक्शन में एफ नेट इक्वल टू 0 करेंगे। एफ नेट इक्वल टू 0 करने के लिए साइन कैसे लेते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेंगे, तो कोई भी डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव, उसके अपोजिट को ले लो नेगेटिव। इसमें भी हम लोग एफ नेट 0 करेंगे, तो कोई भी डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव, उसके अपोजिट को ले लो नेगेटिव। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब भी सही आंसर आएगा। हालांकि किसी में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन वाले में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने से आसान काम होता है, हम लोग को साइन में बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, इसीलिए बताते हैं। तो t माइनस एम जी साइन थीटा, अलॉन्ग द वेज की बात हो रही है, तो t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, so t comes out to be mg sin theta। so टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल गया, यही निकालना था। अगर आप चाहें तो नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, r माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, so r comes out to be mg cos थीटा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, ये बन गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं इधर मिटा देता हूं। चलिए, बहुत हो गया सिंबल सिंबल, एक हम लोग डेटा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सपोज एंगल 37 डिग्री है, ठीक, ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, और ऐसे बंधा हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। और कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे शायद सोच रहे होंगे कि सर ये 37 डिग्री का
हम वैल्यूज़ कहाँ से लाएंगे, साइन या कॉस जो भी निकालना होगा, टैन जो भी निकालना होगा, हम वैल्यूज़ कहाँ से लाएंगे। तो जिन लोगों को पता होगा वो लोग तो बहुत आसानी से ले आएंगे, और जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उनको दिक्कत नहीं हो उसके लिए उन वैल्यूज़ को बता देते हैं, ठीक है। ये बार बार यूज़ होगा फिजिक्स में, क्योंकि इसका साइन कॉस का जो वैल्यू आता है बहुत अच्छा आता है। तो आप एक ट्रायंगल बना लिया कीजिए, ठीक है, 3 लेंथ, 4 लेंथ और 5 लेंथ का। 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री, ठीक। और बस यहाँ से आपको साइन कॉस जो निकालना निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ताकि बीच में कोई जगह डिस्टर्ब नहीं हो। साइन 37 अगर निकालना हो क्या होगा, 3/5 वहाँ से हमको दिख रहा है। 37 के लिए P हो गया, ये H हो गया। उसी तरह से cos 37 जो होगा वो 4/5 हो जाएगा। उसके बाद साइन 53 डिग्री जो होगा वो साइन 53 कितना हो जाएगा, 4/5, और cos 53 जो हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के वैल्यूज़ हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए। तो आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, और हम लोग इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से बनाते हैं, सेम लाइन में बनाते हैं तो थोड़ा आसान रहता है। तो 2 kg, नीचे 20 न्यूटन, 4 kg, नीचे 40 न्यूटन, है ना। ये हमने लगा दिए mg फोर्स, ठीक। अच्छा, यहाँ कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा R1, यहाँ भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसका नाम दे दिया R2। अच्छा, 2 kg 4 kg में जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर टेंशन का डायरेक्शन के लिए याद करो, बोले थे खींचेंगे, खींचे तो इधर डायरेक्शन आया, इसको खींचे तो इधर डायरेक्शन आया। तो हमने टेंशन का वैल्यू मान लिया T1। अच्छा, ये T2 है ना, क्या है T2। ये T1 मान लिया वैल्यू, ये मान लिया T2। अब हम लोगों को क्या करना है, केवल ब्रेक कर देना है। तो हम लोग ब्रेक कर देते हैं। एक्सिस कैसे मान रहे हैं, एक्सिस ऐसे ले रहे हैं, एक्सिस ऐसे ले रहे हैं, ठीक। तो क्योंकि एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा, और इधर आएगा cos 37। तो देखिए cos 37 का वैल्यू 4/5 है। तो 20 × 4/5 अगर आप करिएगा, 20 × 4/5 ये 16 आएगा, ठीक है। तो ये 16 आ गया, ये 37 डिग्री है, ठीक है। और 20 × 3/5 अगर आप करिएगा तो 12 आएगा, ठीक। तो इधर हमने 12 लिख लिया। ये हमने 20 को ब्रेक कर लिया, 12 न्यूटन और 16 न्यूटन में। सिमिलरली 40 है तो आप देखिए इधर 32 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, ये देखिए T1 रहेगा, उसके अलावा एक और फोर्स आ रहा है, वो है 24 न्यूटन। तो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, पर ऑब्वियसली एक ब्लॉक लेके कब तक खेलते रहेंगे, करना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को भी। अब है ये पूरा पूरा इक्विलिब्रियम में, क्या है, पूरा पूरा इक्विलिब्रियम में है। तो पहले इस परपेंडिकुलर वालों को निपटा दें। पूरा इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लें, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लें। अलॉन्ग द एक्सिस देखेंगे, अलॉन्ग द इंक्लाइन देखेंगे तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। इक्विलिब्रियम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा करते हुए अगर देखें तो R1 - 16 मस्ट बी 0। तो R1 का वैल्यू आ गया 16 न्यूटन। सिमिलरली R2 - 32 इज इक्वल्स टू 0। सो R2 कितना आ गया,
32 न्यूटन, यस और नो। अब हम लोग अलोंग द इंक्लाइन पे आ जाते हैं। तो अलोंग द इंक्लाइन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लें। तो T1 माइनस 12 मस्ट बी 0, यहाँ पे तो दो ही फोर्स है, तो T1 माइनस 12 इज 0, सो T1 इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। इसकी भी चर्चा कर लें, तो उधर डायरेक्शन पॉजिटिव माने हैं, तो T2 माइनस 24 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0, सो T2 कितना हो जाएगा, T1 का वैल्यू 12 पुट करेंगे, 12 प्लस 24 36 आ जाएगा, तो 36 न्यूटन। तो देखिए हमने टेंशन भी निकाल लिया और सारे नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपके खुद के सॉल्व करने के लिए, सिमिलर क्वेश्चन डेटा चेंज करके दे देते हैं ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा उसका। ठीक, पहले इसको चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो एक बार कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से, तब तक मैं उधर मिटा देता हूँ क्वेश्चन को। और मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ। ये 53 डिग्री एंगल, 10 kg, 5 kg, ये 10 kg 5 kg 53 डिग्री एंगल। क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया। तो इस तरह से वेज के प्रॉब्लम्स हो गए। है ना, अब हम लोग वेज के और कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सपोज ये तो इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ हमने किए जिसमें फ्रीली वो गिर रहा था। अब मान लीजिए एक 2 kg का ब्लॉक है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 4 kg का ब्लॉक है, और इधर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ठीक है, हमने उधर क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। हमने उधर क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो हम लोग मान लेते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स उधर लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब देखिए, क्योंकि आपको हम शॉर्टकट बता चुके हैं दो बॉडीज को एक साथ लेने का, तो जैसे ये क्वेश्चन था, इसको भी शॉर्टकट से बना सकते थे कि नहीं। यहाँ पे अगर टेंशन निकालना होता तो 10 kg और 5 kg दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान के फिर टेंशन निकाल लेते हैं, और यहाँ का जो टेंशन निकालना है वो केवल 10 kg को सिस्टम मान के टेंशन निकाल लेते हैं, है ना। और दोनों ही केसेस में mg cos थीटा आता, आप समझ रहे हैं। तो अगर आप वो करिएगा तो वैल्यूज़ क्या आएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे जो हमने बनाया उसी को देख लेते हैं। यहाँ था 2 kg, यहाँ था 4 kg, और ऐसे लगा हुआ था। ठीक, तो अगर हमको यहाँ पे टेंशन निकालना था तो कुछ भी नहीं करना था, केवल इन दोनों को पूरा एक सिस्टम मान लेते 6 kg का, तो 60 हो जाता है mg उसका। और टेंशन जो हमने निकाला था सिंगल ब्लॉक में वो आया था mg cos थीटा, तो 60 इंटू cos 37,
जो कि था 4/5, cos 37 था 3/5, नहीं 4/5 ही था। टेंशन आया था साइन थीटा ना, टेंशन आया था mg साइन थीटा, ठीक है। तो 6 kg 60 इंटू साइन 37, साइन 37 इज 3/5, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 36 हो जाएगा। आया था वही टेंशन, यहाँ का टेंशन तो वही आया था T2। अब T1 निकालना हो तो केवल यहाँ के लिए इसी को सिस्टम मान के निकाल लेंगे। तो 20 इंटू साइन 37 दैट इज 3/5, तो बस 12 न्यूटन। आप याद करिए T1 T2 के यही वैल्यूज आए थे, तो उतना फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। वैसे ही आप वहाँ भी शॉर्टकट लगा सकते हैं कि नहीं। अब ये क्यों मैंने बताया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं और यहाँ वो काम करने से थोड़ा फायदा भी होगा, ठीक है। यहाँ क्या किया जा सकता है सोचिए। पहले तो ये पता करना होगा कि बॉडी एक्सेलरेट किधर हो रहा है। अगर बहुत कम आप फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है बॉडी इधर जा रहा हो, और ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है कि बॉडी ऊपर जा रहा हो। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे केस में हमको पता कैसे चलेगा कि किधर जा रहा है बॉडी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं। तो अगर इसको 6 kg मान लेंगे, देखिएगा 6 kg मान लेते हैं कंबाइंड सिस्टम, तो इधर 10 न्यूटन। कंबाइंड सिस्टम मानने के लिए क्राइटेरिया आपको बताए थे कि क्या क्राइटेरिया होता है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, 4 kg और 2 kg साथ साथ जाएगा, तो कंबाइंड सिस्टम मान लिए। तो 6 kg हो गया, 10 न्यूटन इधर लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, 60 न्यूटन, और इधर आ गया साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 इज 1/2, तो 30 न्यूटन। अब आपको देख के पता चल गया कि भाई फोर्स किधर लगेगा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इधर फोर्स है 30 न्यूटन, उधर 10 न्यूटन, तो बॉडी का एक्सेलरेशन इधर होगा। तो आप चाहें तो सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, और हम आपको रेकमेंड करेंगे कि एक बार ज़रूर सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना के करिए। लेकिन क्योंकि हम लोग शॉर्टकट सीख चुके हैं, तो अब हम लोग धीरे धीरे शॉर्टकट से बनाएंगे। तो इधर 30 न्यूटन हो चुका है, इधर 10 न्यूटन हो चुका है, तो जो कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही इंडिविजुअली दोनों का एक्सेलरेशन होगा। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इधर जो आएगा 60 cos 30 आएगा, तो cos 30 इज √3/2, तो ये 30 √3 होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन में कोई योगदान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे जो होगा 30 - 10, ये नेट फोर्स हो गया। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिए, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव मान लिए। तो 30 - 10 नेट फोर्स बाई टोटल मास यानी 6, ठीक। तो ये हो गया 20/6 यानी 10/3, ये एक्सेलरेशन हो गया, या G/3 भी आप कह सकते हैं। तो ये G/3 एक्सेलरेशन हो गया ब्लॉक्स का डाउनवर्ड, ठीक है। ब्लॉक्स का G/3 एक्सेलरेशन हो गया डाउनवर्ड। अब अगर हमको टेंशन निकालना है तो क्या, ब्लॉक्स का दोनों का एक्सेलरेशन तो निकल ही गया, टेंशन निकालना है तो 2 kg का खाली अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। 2 kg का जब बनाइएगा तो इधर आएगा 20 न्यूटन, आएगा कि नहीं, और इधर उसका साइन 30 आएगा तो 10 न्यूटन हो जाएगा, और इधर टेंशन T है, ठीक। अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ कर ही दिए, है ना, आप चाहें तो ये 10 √3 लिख लीजिए, और ये नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल सकते हैं, पर उसका एक्सेलरेशन में कोई रोल नहीं है। तो अब एक्सेलरेशन है इधर, तो उधर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो 10 - T इज इक्वल टू 2 kg, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन विच इज 10/3। तो T का वैल्यू आ गया क्या, देखिए T का वैल्यू आ गया 10 - 20/3, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 10/3 आएगा, पर ध्यान रखिए 10/3 न्यूटन है, ठीक है। ये क्या है, 10/3 न्यूटन, ये 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। दिस वाज एक्सेलरेशन। तो ये हमने शॉर्टकट मेथड से बना लिया, चाहें तो हम लोग लंबे मेथड से भी बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर लंबे मेथड से बनाइए और बताइए हमको,
कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है लंबे मेथड से। हम लोग एक क्वेश्चन ज़रूर लंबे मेथड से करेंगे, 3 बॉडी वाला। अच्छा, इसी में अगर हम लोग का फोर्स ज़्यादा होता तो क्या होता? जैसे ऐसा ही क्वेश्चन दें, सिमिलर क्वेश्चन, 30 न्यूटन फोर्स था, उससे कम था तो नीचे आया। सपोज 2 kg है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में है ना, आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम थोड़ा बदलाव कर दे रहे हैं, ये एक्सेलरेशन के साइन को चेंज कर देते हैं, फोर्स के वैल्यू को बढ़ा देते हैं। देखिए, सपोज कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन, तब हम लोग से यही क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्या करेंगे? कुछ भी खास नहीं करना है, हम लोग फिर से कंबाइंड सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, कंबाइंड सिस्टम बनाते हैं। 6 kg, नीचे लग गया 60 न्यूटन, इधर लग गया mg sin 30 इज 1/2, तो ये आ गया 30 न्यूटन, इधर आ गया 60 न्यूटन, ये बाहर से लगा रहे हैं, इधर आ गया 30√3 न्यूटन, और इधर आ गया नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्योंकि ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिसका नॉर्मल रिएक्शन हम निकालें, और एक्सीलरेशन इस बार इस डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन क्या लिख देंगे, 60 - 30 अपॉन टोटल मास 6 kg, सो 30/6 और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ गया। अगर यहाँ का टेंशन निकालना है तो फिर से 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। क्या बना लें? 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। इधर हो गया टेंशन, इधर आ गया 20 न्यूटन, इधर आ गया 10 न्यूटन, है ना, और इधर आ गया 10√3, इधर आ गया नॉर्मल रिएक्शन R1। अगर दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो दोनों पे फोर्स अलग अलग निकालेंगे। तो इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके अपोजिट वाला नेगेटिव, तो T - 10 इज इक्वल टू हाउ मच, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 10 आ गया, मास 2 एक्सेलरेशन 5 मल्टीप्लाई किए 10 आ गया, तो T का वैल्यू 20 न्यूटन आ गया। है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। हम लोग अब इसमें एक और 3 ब्लॉक वाला लेके देखते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन बना लिया होगा। अब हम लोग एक 3 वाला देख लेते हैं। 3 वाला का भी मेथड सेम है, लेकिन 3 वाले में हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी एक बार देखेंगे और एक बार फुल शॉर्टकट मेथड से भी देखेंगे। ठीक है, ताकि सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम वाला अगर 2 में किसी को दिक्कत हो रहा तो वो भी मेथड समझ लें। ठीक है, तो 3 बॉडी वाला लेके देख लेते हैं। एंगल क्या लिया जाए? 30 डिग्री ही ले लेते हैं, आसान रहता है। 2 kg, ठीक है, और 4 kg और 8 kg, ठीक है, 14 हो गया, 140 यानी 70। चलो हम लोग ले लेते हैं 21 न्यूटन। ठीक है, 21 न्यूटन फोर्स लगा लिया, एंड वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक, तो एक एक करके सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इंडिविजुअली इस बार सबका बना रहे हैं। 2 kg, फिर 4 kg और फिर 8 kg। ठीक, सब में वेट लगा देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन, 40 न्यूटन और 80 न्यूटन। ठीक, यहाँ रस्सी छोड़े, यहाँ रस्सी छोड़े, यहाँ रस्सी छोड़े, यहाँ रस्सी छोड़े, यहाँ तो 21 न्यूटन है ही, तो यहाँ टेंशन T1,
टेंशन T2, ठीक, कुछ नहीं करना है। आप इधर एक कंपोनेंट आएगा, साइन 30 की वजह से 1/2 आएगा 10 न्यूटन, और कॉस 30 की वजह से 1/√3 √3/2 आएगा, यानी 10√3। उसी तरह से इधर आएगा एक कंपोनेंट 20 न्यूटन, आधा हो जाएगा ना इसका, और इधर आ जाएगा 20√3। इसका इधर कंपोनेंट आएगा 40 न्यूटन, और इधर कंपोनेंट आएगा 40√3। इस तरह से हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम हमने इस तरह से एक्सिस लेके बनाया, इस तरह से एक्सिस लेके बनाया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखना ये ज़रूरी है, इमेजिन करिए कि क्या वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये सोचना ज़रूरी है। पर आप कुछ भी उल्टा भी मान लीजिएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो टेंशन ये नहीं सोचना है कि अगर उल्टा मान ली तो गलत हो जाएगा, नहीं। अगर उल्टा भी मान लेते हैं, मान लीजिए आप मान लिए कि ऊपर जाएगा, ठीक है, और जबकि ये नीचे जाना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अपने आप आपका नेगेटिव आ जाएगा। वो बताएगा आपको, वैल्यू वही रहेगा, बताएगा कि डायरेक्शन इधर है, ठीक। तो वो दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि डायरेक्शन नीचे है, क्योंकि है भी 21 न्यूटन से आप 8 kg 4 kg 2 kg को एक साथ नहीं खींच सकते, है ना। तो एक्सेलरेशन नीचे है, मान ली, नहीं भी मानते कोई दिक्कत नहीं होता। अब इसके लिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे 10 - T1 इज इक्वल्स टू 2a। 10 - T1 इक्वल्स टू 2a। इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, T1 + 20 - T2 इक्वल्स टू 4a। इसके लिए क्या लिखेंगे, T2 + 40 - 21 इज इक्वल्स टू 8a। फिर कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली ऐड कर देना है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ऐड कर दीजिए। 10 + 20 + 40 यानी 70 - 21 इक्वल्स टू 14a, है ना। तो 70 - 41 कितना हो जाएगा, 49, 21 है, 70 - 21 49 हो जाएगा, इक्वल्स टू 14a। 49 इक्वल्स टू 14a। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a इक्वल्स टू 49/14, a इक्वल्स टू 7/2, यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जहाँ तक टेंशन निकालने की बात है तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, बस आपको इसमें पुट कर देना है एक्सीलरेशन के वैल्यू को, T1 निकल जाएगा, और आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो T2 निकल जाएगा। तो ये काम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये हमने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लिया। अब एक और काम करते हैं, हम लोग कंबाइंड बना के देख लेते हैं। तो कंबाइंड में तीनों को एक मान लीजिए, 14 kg हो जाएगा, तो 140 आएगा, साइन 30 आएगा तो 70 आएगा, और इधर आ गया 21, है ना। तो इधर ही एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 70 - 21/14, यानी कि 49/14, और 49/14 मतलब 3.5, बिल्कुल वही आंसर आया जो वहाँ से आया। तो ये डायरेक्ट कर पाए। उसके अलावा एक्सेलरेशन निकालना हो, मतलब टेंशन निकालना हो, तो क्या करेंगे, सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाएंगे और टेंशन निकालते जाएंगे, है ना। जैसे इस केस में टेंशन निकालना हो, क्या करेंगे, देखिए इस केस में 2 kg को मान लीजिए यहाँ टेंशन निकालना T1, तो 2 kg का लिख लिए, नीचे आ गया 20, इधर आ गया 10, और इधर आ रहा है T1, तो T1 - 10, T1 - 10 इज इक्वल टू, T1 - 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 3.5, तो 7 आ जाएगा। तो T1 इक्वल्स टू 17 आ जाएगा कि नहीं,
अच्छा उल्टा लिख दिए ना, हाँ ये 10 माइनस टी वन होगा ना, एक्सेलरेशन तो इधर है, तो 10 माइनस टी वन, तो टी वन इक्वल्स टू आ गया 10 माइनस 7 यानी 3 न्यूटन। ठीक है, आ गया टी वन। उसी तरह से अगर टी टू निकालना हो तो पूरे को एक सिस्टम मान लीजिए 6 kg ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लें, यहाँ बना देते हैं 6 kg। ठीक, तो नीचे आ गया 60 न्यूटन, इधर आ गया साइन थीटा कॉम्पोनेंट तो 30 न्यूटन, और इधर आ गया टेंशन T2। कुछ नहीं करना है, 30 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो 30 माइनस T2 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्सेलरेशन, यानी 6 इंटू एक्सेलरेशन 7/2 है, तो 21 आ गया। T2 इक्वल्स टू 30 माइनस 21 हो गया, और जो कि कितना आ जाएगा 9 न्यूटन आ गया, है ना। तो ये हमने निकाल लिया, तो ये 3 वाले हो गए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपसे बन जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 21 न्यूटन की जगह बड़ा फोर्स हो, 70 से ज़्यादा फोर्स हो, है ना, 140 दे दें, कुछ भी ऐसा दे दें, तो उस केस में ऊपर एक्सेलरेट करेगा, तो उधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव करके सेम प्रोसेस कर लेंगे और आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि वेज से रिलेटेड इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपसे बन जाएगा और आपको पूरी तरह से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुल्ली रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे।